नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं विवेक पाठक। देश में कोरोना महामारी के चलते जितनी स्थितियां खराब बद से बदतर होती जा रही हैं, उतनी ही बड़ी चुनौती अब सरकार के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स और खास तौर से सुरक्षा कर्मियों के लिए नजर आ रही है। हालांकि कई आईपीएस और बड़े अधिकारियों की तरफ से ये बात सामने आई है, जो कि खास तौर से जो संक्रमण है, खास तौर से दिल्ली और मुंबई के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी जो देखा गया कि कई सुरक्षाकर्मी, खासतौर से जो सिविल पुलिस है और जो सीआईएसएफ और जो अर्धसैनिक सुरक्षा बल है, वहाँ भी कोरोना संक्रमण अब अपनी पैठ पसारता जा रहा है। लेकिन चुनौतियाँ वही हैं, लेकिन उससे लड़ने के लिए जो हिम्मत है, हौसला है, वो भी आज बदस्तूर जारी है। और देश आज भी कोरोना से लड़ने के लिए, और खासतौर से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो भी आज कदम से कदम बढ़ाकर इस चुनौती को अपनाकर इसका सामना करते हुए उसे हराने के लिए पूरी तरह से शिद्दत से जुटे हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर से पंजाब के एक्स डीजीपी शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। आपको और जितने सारे श्रोता हैं सबको सादर नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर, कोरोना जैसी स्थितियाँ जो चल रही हैं, आपने देखा है पिछले कुछ जितने भी महीने बीते हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं। अभी जो हालात है वो कितना बड़ा, और क्योंकि अभी जो छूट मिलना शुरू हुई है लॉकडाउन 5 के बाद, जो जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, वो अब एक नया स्वरूप में, अब जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती तो होगी। सर, क्या बोलेंगे इस पर? आज देश के सामने जो समस्या आई है, हालांकि समस्या तो पूरी वैश्विक है, सारे विश्व में समस्या है, परंतु अब हमारा देश जो है, जो कि शुरू में बहुत ही एक सेफ बचा हुआ था इससे, अब वो भी शायद चौथे नंबर पे दुनिया पे आ गया है जहां तक कोरोना के संक्रमण की बात करें। समस्या गंभीर है, पर इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अगर देश को लगातार लॉकडाउन की स्थिति में रखा जाए तो हमारी इकोनॉमी जो है, हमारा देश जो है, बिल्कुल इस तरीके से खत्म हो जाएगा कि इसको फिर से उठाना बहुत मुश्किल होगा। इस कारण से भारत सरकार का जो एक स्टेप था कि हाँ, धीरे धीरे इसको जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इसको कम की जाए और इसको थोड़ा खोला जाए, बिल्कुल सही था। परंतु अफसोस की बात यह है, दुख की बात है कि हमारे जो आम लोग हैं, आम जनता जो है, और आम जनता में हम सभी आते हैं, ये नहीं कि हम में से कोई विशेष है कि जो अब लॉकडाउन खुला है तो चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति है, चाहे किसी के पास कार है, चाहे किसी के पास कुछ है, हवाई जहाज की टिकटों की लाइन लगी है, ट्रेन की टिकटों की लाइन लगी है, वो ये जो एक समस्या जो है, जो एक पूरे देश को लगता है कि जैसे खा ना जाए, उसके बारे में लगता है कि कई बार वो ज़्यादा बहुत चिंतित नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात है, किस प्रकार से अपना जो मनोरंजन करना है, किस प्रकार से मार्केट जाना है। डिमांड्स लग रही हैं, कई जगहों मैंने सुना कि हल्का सा एजिटेशन भी हुआ था कि मॉल खोलो, सिनेमा हॉल खोलो। ये जो एक प्रवृत्ति है, जो कि एक इनडिफरेंस है जो हम सब के बीच में, ये देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो संक्रमण है वो भी लगातार बहुत ही बढ़ रहा है। सर, आप पंजाब के सर डीजीपी रहे हैं, और ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है जो पंजाब के जो हालात हैं कोरोना को लेकर खास तौर से, वो बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। और जो लगातार जो स्थितियां हैं, जो खास तौर से हमने बहुत घटनाएं ऐसी भी देखी है लॉकडाउन के दौरान, जिसमें आपने देखा कि आम जनता भी जो है पुलिसकर्मियों से जूझती हुई नजर आई है, लड़ती हुई नजर आई है, और एक जगह तो जो है खास तौर से एक पुलिसकर्मी का हाथ भी काट दिया गया था। तो जनता के साथ इस सामंजस्य के साथ चुनौती से निपटना, ये कितनी बड़ी जो है गंभीरता के साथ जो है पुलिस ले रही है पंजाब के अंदर, और लेना चाहिए? देखिए, पंजाब की अगर हम बात करें सिर्फ, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो अमृतसर में हो रहे हैं। वहाँ पर स्थिति को निपटने की कोशिश तो हो रही है, पर जिस प्रकार से मैंने पहले निवेदन किया कि एक इंडिफरेंस की भावना जो लोगों के बीच में है कि हाँ, संक्रमण है, जब होगा तब देखा जाएगा। हालांकि उनको पता है कि इसका ना तो कोई इलाज है, ना कुछ है, और जिस प्रकार से ये फैल रही है, उनके बीच में जो ये भावना है कि चलो देखा जाएगा क्या होगा, अभी के 5 क्षण तो 5 पल जो हैं वो तो ज़िंदगी के जी लो, सबसे ज़्यादा नुकसान ये कर रहा है। इसे मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे जो सामाजिक संस्थान हैं, एनजीओज़ हैं, धार्मिक संस्थान हैं, कि सरकार की ओर से जो भी कोशिश होती है, आमतौर पे उसको लोग थोड़ा बहुत मानते हैं, थोड़ा बहुत उस पे खिल्ली उसकी उड़ा देते हैं। इस प्रकार के जो सामाजिक संस्था, समाज में जो जिनकी एक पहुँच है, समाज में जिनके लोग जानते हैं, जिनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको इस समय आना पड़ेगा और लोगों को ये, सॉरी मैं एक गलत शब्द का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, सद्बुद्धि देनी पड़ेगी कि प्रभु के लिए तो ठीक है, प्रभु के लिए भी और अपने लिए भी और समाज के लिए भी, अपने परिवार के लिए, सबके लिए इस समय जो सरकार की ओर से जो एक
एक जो सुरक्षा के लिए बारे में जो उनके पहल कदम हुई है, क्या क्या सिक्योरिटी स्टेप्स लेने चाहिए, वो पूरे लेने चाहिए उनको, वरना देश जो है, और देश तो छोड़िए, भगवान जाने किस समय किसका परिवार, नोबडी इज सेफ, किस समय किसका परिवार कौन जो है संक्रमित हो जाए। अभी सर पिछले हफ्ते ही हमारी जनशक्ति न्यूज़ की तरफ से जो बात हुई थी, मध्य प्रदेश के जो एडीजी जेल हैं, उन्होंने भी ये साफ कहा था कि जो सुरक्षाकर्मी हैं और ख़ासतौर से जो सिविल पुलिस है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो सिर्फ मास्क और सैनिटाइज़र के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हालात जो हैं, कई ऐसे जो कंटेनमेंट जोन हैं, उन इलाकों में जाकर जब सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, और ख़ास तौर से आपने देखा है कि दिल्ली के अंदर भी जो लोग हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचे, उन पुलिसकर्मियों को भी संक्रमण हुआ, और वहीं से फिर दिल्ली पुलिस के अंदर ये संक्रमण फैलना शुरू हुआ, ये स्प्रेड हुआ। तो उनके लिए कितनी जो गंभीरता के साथ सर जो अपनी इस चुनौती को देखना चाहिए, और ये भी उनकी तरफ से एक मांग आई थी और बात रखी थी कि पीपीई किट अगर सबके लिए है तो पुलिसकर्मियों के लिए भी होनी चाहिए, जो इस तरह के गंभीर इलाकों में जाकर, जहां पर संक्रमण फैला हुआ है, वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर इस पर? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं इसमें कोई भी एक इस प्रकार का विश्लेषण के पक्ष में नहीं हूं कि कौन कौन कोरोना योद्धा है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पुलिस वाले, या समी जो हमारे अर्ध सुरक्षा बल हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, कोई भी हैं, सभी व्यक्ति जो हैं वो सभी कोरोना योद्धा जो हैं उसके रूप में सामने आ रहे हैं। वो अपना वहाँ पे योगदान पूरा दे रहे हैं, और इस प्रकार की जो एक सिक्योरिटी प्रिकॉशंस की जो चीज़ें हैं, किट वगैरह जो हैं, ये इन सब को देना चाहिए। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, ये नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डिवीजन को दी जाए। जो भी इस युद्ध में शामिल है, ये एक युद्ध है, युद्ध से कम नहीं है, बल्कि युद्ध भी कहें, जैसे मैंने कहा, वैश्विक युद्ध है, ठीक है, सारी दुनिया में चल रहा है, पर इस समय हमें तो अपने देश की हालात को संभालना है। तो जब तक ये जो भी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेनी है, जो कुछ भी फैसिलिटीज देनी है, सरकार को चाहिए कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं तो उसे करके। और इसमें समझता हूँ कि जो बड़े बड़े एनजीओज हैं, हमारे देश के जो बहुत बड़े सेठ हैं, हमारे देश के जो बहुत बहुत धार्मिक संस्थान हैं, जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा था, सबको सामने आने की जरूरत है, जिनके पास शायद उनके, अगर आप धन की बात करें तो उनका धन जो है शायद भारत में जो सबसे ज्यादा धनाढ्य होंगे उनसे भी कहीं गुना ज्यादा होगा। इस प्रकार के सभी जो संस्थान हैं, अगर सरकार के साथ, हम समझते हैं कि सरकार के साथ इतना पैसा नहीं है, देश का इकोनॉमी जो है दैट्स गोइंग डाउन, सरकार भी पैसा कहां से लाएगी? क्या इनका कोई कर्तव्य नहीं है इस प्रकार के जो सामाजिक धार्मिक संस्थान जो हैं, एनजीओज हैं, और जो धनाढ्य हैं देश के, जो कि दे सकते हैं, अगर ठीक है, अपना अपना एक एरिया ले सकते हैं, अपना अपना एक स्पेसिफिक विंग जो है, कोई डॉक्टर्स को दे रहा है, कोई सफाई कर्मचारियों को दे रहा है, कोई पुलिस को दे रहा है, कोई अर्धसैनिक बल को दे रहा है, उन सबको जो भी चीज मुहैया करानी है वो करानी चाहिए, और सिर्फ देश के ऊपर डिपेंड ना करें, प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड ना करें, देश की इकोनॉमी का भी सोचें क्या हो रहा है, क्या सरकार इतने स्तर पे इतना सामान ला सकती है, क्या इन लोगों को कोई ड्यूटी नहीं है? ये बात भी सच है कि अगर आप देश के प्रति समर्पित हैं और राष्ट्रभक्ति के साथ में राष्ट्र हित के लिए अगर आप कुछ फैसला लेते हैं, तो अगर आप अपनी व्यक्तिगत तौर पे भी अगर आप इसमें भागीदारी देते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सहभागिता के तौर पर अगर आप खुद खड़े भी होते हैं, वॉलंटियर भी करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर, हालात ऐसे नज़र नहीं आते। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, कुछ कोरोना वॉरियर्स ज़रूर देखने के लिए बात करें, मेडिकल टीम की हम बात कर सकते हैं, जो भी जो कोरोना पेशेंट्स जहाँ पर हैं, संक्रमण फैला हुआ है, वहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, बाहर भी जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं, वो माना जा सकता है। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने जो है एक प्रोसेस करने के लिए, खुद की पॉलिटिकल एक एजेंडा सेट करने के लिए बस फोटो में छपास लोग भी चल रहा है, तो उनके लिए भी सर कुछ कहना चाहेंगे? इन चीजों को हम लोग कहते हैं पेज 3 एक्टिविटीज, जहां पर कि अपना कोई जो नाम है, अपने संस्था का नाम है, उसको प्रचारित करने के लिए लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इसकी तो जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सोशल मीडिया जो है बेसिक समाज में एक अवेयरनेस लाने के लिए चीज है, और इसका काम है, इसकी जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं वो इसमें अपना एक पब्लिसिटी कराने के बजाय अगर देश के बारे में सोचें। यहाँ एक और बात करते करते मेरे दिमाग में आ रहा है, इस समय एक और चीज जरूरत है प्रधानमंत्री जी की ओर से, कि देखिए, जब पहले जो हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, देश में बहुत ही अनाज की समस्या हो गई थी, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान।
इसको मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारे राष्ट्र के नेता जो हैं, प्रधानमंत्री जी और जो भी हैं, उनको और इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। जय कोरोना योद्धा भी आना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध है। इसमें हर व्यक्ति जो कोरोना योद्धा है, चाहे उसका काम करने का स्फीयर कोई भी हो, पर वो सभी उसमें अपने योगदान डाल रहे हैं। तो जब तक ऐसा नारा एक नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है जब जय जवान जय किसान आया था, पूरा भारत एक प्रकार से हिल गया था और बच्चा बच्चा खड़ा हो गया था उनके पीछे। तो मैं समझता हूं इस प्रकार के जो एक मोटिवेटिंग नारे हैं, मोटिवेटिंग बातें जो हैं, वो भी हमारे राजनेता जो हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, करना चाहिए। और एक आवाज में अगर वो कहते हैं जय कोरोना योद्धा, और कोरोना योद्धा जो कि देश का साथ ये सबसे बड़ा युद्ध है कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हों, तो मैं समझता हूं जब तक इस प्रकार की मोटिवेटिंग बातें नहीं आएंगी, तब तक लोगों के बीच में जो पेज 3 एक्टिविटीज वाली, पेज 3 मेंटालिटी वाली बातें हैं, वो अनफॉर्चुनेटली शायद चलती रहेंगी। और जो कोरोना से जो हम जंग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बहुत चुनौती जो हमारे सामने लगातार बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर अभी जब पहली बार जब जनता कर्फ्यू लगाया, उसके बाद से फिर लॉकडाउन जिस तरह से रहा, इस बीच में दिए जलाना और जिस तरह की जो है थाली बजाना और ये शंख बजाना, तमाम वो चीज़ें थी। हालांकि राजनीतिकरण इसका भी हुआ, लोगों ने इसका भी विरोध किया, लेकिन जो समर्थन की बात करें, देश एक साथ एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस पूरे एक अपील पर जो खड़ा हुआ था। और मुझे लगता है कि इस पूरे एक लॉकडाउन के टाइम में देश ने फिर से दिवाली एक मनाई थी कोरोना के खिलाफ। अभी जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपील करते हैं, तो उसका सीधा सीधा किस तरह का असर आप मानते हैं और इसका नतीजा जनता के बीच से किस तरह का देख सकते हैं आप? उन्होंने जो कहा था, उनका मोटिव मतलब था एक जनता के बीच में एक मोटिवेशन लाने के लिए, इस चीज के बारे में जनता को जागृत करना चाहिए। लोग, ठीक है, इसका राजनीतिकरण हुआ, राजनीतिकरण तो हर बार होता है, राजनीतिकरण के बारे में हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, पर हर घर में मुझे पता है उस समय अपने दरवाजे पे या कहीं खड़ के, हालांकि कुछ लोगों ने गलती की थी कि सड़कों पे भी निकल पड़े थे, शायद लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मैं फेलियर मानूंगा। हर घर में उनकी खिड़की पे या दरवाजे पे खड़े होकर उस प्रकार जो हुआ था, और मुझको याद है मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिससे हमारे अंग्रेजी में कहते हैं गूस पिंपल हो जाना, रोए खड़े हो जाना। जब ये हुआ था तो एक प्रकार से जैसे हमारे सब हाथों के सभी रोए खड़े हो गए थे। मैं समझता हूं इसी, और ये जो प्रधानमंत्री जी का जो एक कॉल थी, ये बहुत ही सही थी, बहुत ही ठीक थी, बहुत ही सटीक थी, बहुत ही टाइमली थी। फिर हमें जरूरत है कि इसी प्रकार का एक मोटिवेटिंग चीज जो है आए, ताकि पूरा हमारा देश जो है ये एक जिसको मैं कहूंगा एक गलत स्टेप जो हो रहा है, चाहे पेज 3 एक्टिविटीज जो हो रही हैं सोशल मीडिया पे, या फिर जो लोग या सामाजिक संस्थान, धार्मिक संस्थान जो अभी तक जिन्होंने अपने खजाने नहीं खोले हैं, खजानों के मुंह नहीं खोले हैं, मैं समझता हूं अगर प्रधानमंत्री जी की ओर से ऐसा अपील होगा, इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होगा, जैसा कि पहले उनकी जो अपील्स थी उससे हुआ था। तो सर, जिस तरह की बात आपने कही है, और उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री से अगर इस तरह की, अगर जैसे, हालांकि मुझे लगता है कि 16-17 जून को फिर से मुख्यमंत्रियों के जो अलग अलग राज्य हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत है, और हो सकता है कि देश में फिर से प्रधानमंत्री का जो है एक संबोधन फिर से देश के बीच में पहुंचे। तो हो सकता है कि जिस तरह का आप जो उम्मीद कर रहे हैं, अगर वहाँ से कोई अपील वहाँ से आती है और इस तरह का नारा फिर से, आज जिस तरह के हालात हैं, ये हालात उस युद्ध से भी ज़्यादा जो गंभीर हैं, ये माना जा सकता है। और अगर इस तरह की कोई अपील आती है तो उसका सीधा सीधा असर सकारात्मक तौर पर जनता के बीच में जा सकता है, ये अच्छी बात है। अभी जो स्थितियां हैं सर, अभी आप चूंकि एक मुखिया रहे हैं एक राज्य के पुलिस के, खास तौर से अगर उस मुखिया के नज़रिए की तरह से देखें सर, तो इस वक्त जो तमाम उन राज्यों के अगर पुलिस के मुखिया, सुरक्षाकर्मी, जो भी अपने अपनी संस्थागत चीज़ों के जो मुखिया हैं, उनके किस तरह के निर्णय रहने चाहिए, और वो खासतौर से पुलिस के लिए अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उनके लिए किस तरह की गाइडलाइंस और या जो उनको जो सुझाव अपनी तरफ से देना चाहेंगे आप? ये गाइडलाइंस मैं समझता हूं हमेशा कभी इम्पोज नहीं की जा सकती हैं। मैं तो समझूंगा आजकल के ज़माने में जो ट्रेंड शुरू हुआ है इस कोरोना की वजह से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जितने भी मुखी हैं, चाहे वो पुलिस मुखी हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरीज हैं अलग अलग स्टेट्स के, ऐसी कोशिश होनी चाहिए भारत सरकार की ओर से, जैसे कि पुलिस और दूसरे जो डीसीज वगैरह जो हैं और चीफ सेक्रेटरीज इनका जो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, उनके ओर से भी ये कोशिश होनी चाहिए कि इन सब लोगों की लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो,
क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है, जो एक मानसिक जो एक तरीके से विश्लेषण होता है, हर चीज का हल जो है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा होता है। मुझे जो कहना है, मैं जो ठीक समझता हूं, मैं कह रहा हूं, हो सकता है गलत हो, पर इसी चीज का विश्लेषण अगर 5-10 लोग उसी कैडर के, उसी कैपेसिटी के, उसी स्ट्रेचर के, उसी लेवल के बैठ के बात करते हैं, तो बहुत सी नई बातें निकलती हैं। तो मैं समझ, जैसे कि आर्मी में होता है, उनका वॉर रूम होता है जिसमें कि सारे जनरल बैठ करके अपना वॉर रूम में विश्लेषण करते हैं। मैं समझता हूं कि होम मिनिस्ट्री की ओर से भी ऐसा होना चाहिए कि जितने भी ऐसे देश, अपना प्रदेश के जो प्रमुख मुखी हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरीज हैं, उनका एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कराई जाए। और ऐसी चीज जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी ओर से होनी चाहिए। जो हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स हैं, उसमें जो कंसर्न जो ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स, उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमेशा ही कोई ना कोई पॉजिटिव चीज निकलती है, ये हम सबका मानना है, क्योंकि हमने अपने जीवन में भी देखा है, कभी कोई समस्या आती है, हम अपने निकट के जो मित्र हैं या ऑफिशियल्स हैं या कोलीग्स हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये भी जो एक अपील मैंने जो की आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, ऐसी ही अपील मैं करना चाहूंगा गृह मंत्री जी को भी, कि इस प्रकार, और जो हेल्थ मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनके साथ भी, कि इस प्रकार के जो स्टेप्स हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, इसको भी जरूर अमल में लाएं। क्योंकि किसी बुद्धि के पास, भगवान ने ऐसा नहीं किया है किसी के पास एक ही व्यक्ति को सारी बुद्धि दे दी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है, मिलजुल करके समस्या का हल निकालना बहुत जरूरी है। और ऐसी ही बात मैं आगे थोड़ा इसको बढ़ाता हुआ करूंगा कि हमारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे एनजीओ जिस भी मिनिस्ट्री के थ्रू आते हैं, उन सब के बीच में भी ये होना चाहिए कि उनका भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। जब तक वो सोचेंगे इस बारे में, तभी उनको लगेगा कि हाँ जी, समस्या बहुत गंभीर है, हम अपने जो खजाने जो हमने बंद करके मुंह रखे हुए हैं, उनके बोरियों के बंद करके उनको खोलो। क्या आप समझते हैं कोई भी ऐसे संस्थान हमारे देश में नहीं है, चाहे धार्मिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे कोई भी, जिनके पास धन की कोई कमी ही नहीं है? तो ये, पर उनके पास भी प्रॉब्लम है, कमी है अवेयरनेस की। और अवेयरनेस इस समय बढ़ाने का तरीका ही यही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। सही बात कह रहे हैं, क्योंकि इसका एक सादा सीधा जो एक उदाहरण है कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष में जब फंडिंग देने की बात आई, तो इतने लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उसमें और अपनी तरफ से डोनेशन पहुंचा। आपकी जो बात है वो जो एक ज़मीनी स्तर पर जो है एक अपना एक सेगमेंट खड़ा करने के लिए जहां भी सहयोग जो जैसा भी कर सकता है, चाहे वो आर्थिक स्थिति के तौर पर भी हो, वो आप अपनी अपील कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बात प्रधानमंत्री तक ज़रूर पहुँचेगी, देश की सरकार तक ज़रूर पहुँचेगी। सर, सबसे बड़ी हालात की सर जो अभी वर्तमान स्थितियां बनी हुई हैं, 8 तारीख के बाद से ही, 8 जून से ही आपने देखा कि छूट शुरू हुई है। और ऐसी स्थिति में अब संक्रमण के जो पेशेंट्स, जो मरीज़ हैं, वो तमाम राज्यों में, चाहे दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो ये राज्यों में लगातार जो संख्या है मरीजों की, वो बहुत बड़े स्तर पर जो है बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है सर कि क्या, जैसे आपने बोला कि अभी आर्थिक स्थितियों से निपटने के लिए लॉकडाउन को हटाना ज़रूरी था, तो क्या आर्थिक स्थितियों को संभालते संभालते देश में क्या हम ये मान सकते हैं कि लॉकडाउन की शुरुआत फिर से हो सकती है? देखिए, हर चीज का, जैसे मैंने विनती करी, हर चीज का रोक संभालने का, हल करने का तरीका होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। अगर ऐसा कोई कैंपेन चलता, डू यू वांट टू लिव, कि आप जीना चाहते हैं, कि आप अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, इस प्रकार के जो मर्म बेधी जो एक बातें हैं, जिनको व्यक्ति के सीधे जाकर हृदय में छूती हैं, इस प्रकार का अनफॉर्चुनेटली कोई चीज सामने नहीं आई, कोई ऐसा प्रोग्राम सरकार की ओर से सामने नहीं आया। अगर इसकी बहुत जरूरत थी, अब सबसे ज्यादा व्यक्ति किस चीज की परेशान करता है, क्यों उसकी चिंता करता है? अपनी और अपने परिवार की। अगर ऐसा कुछ होता, ओनली यू कैन सेव योर लाइफ, ओनली यू कैन सेव योर चिल्ड्रन, इस प्रकार के अगर एक बहुत ही टची टाइप का मुहिम भी शुरू होता, तो मैं समझता हूं कि लोगों के बीच में जो इस समय एक शायद शब्द होता है उस श्रृंखलता, कि एक निकल पड़ो, अब तो बस लॉकडाउन खत्म हुआ है, गाड़ी उठा लो, साइकिल उठा लो, स्कूटर उठा लो, मोटरसाइकिल उठा लो, पैदल ही निकल पड़ो, घूमो घूमो। तो शायद ये चीज जो जहां लोगों को आता है, अवेयरनेस आती कि क्या आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं। दोनों चीजें जो है आपके अपने हाथ में है। अगर आप चाहते हैं सुरक्षा तो सुरक्षा करिए, सुरक्षा नहीं चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गो आउट। इस प्रकार के मैं समझता हूं कि एक इमोशनल अपील्स, इमोशनल प्रोग्राम्स जो शायद है वो भी कुछ लैक किए हैं सर। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत सर, आपने समय दिया जनसत्य न्यूज़ पर। लेकिन सर, चलते चलते जनसत्य न्यूज़ के दर्शकों के लिए खासतौर से और देश के लिए किस एक
किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे खासतौर से इस चिंता की घड़ी में? मेरा बस संदेश यही होगा जनता के लिए कि अगर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो वो आपके हाथ में है, कोई और उनको सुरक्षित नहीं कर सकता। और दूसरा, जय कोरोना योद्धा। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत सर, आपने समय दिया, बात रखी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपके जो सुझाव हैं वो देश की सरकार तक पहुंचेंगे और वहां से एक अपील, जिस तरह से पाकिस्तान के युद्ध के समय जैसे आपने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा निकला, आज उसी तरह के एक नारे की ज़रूरत है। और ये मोटिवेशनल नारा आज हर स्थिति में देश के हर नागरिक तक पहुंचेगा। और उम्मीद करते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री ने पहले भी अपील की है, उसी अपील की तरह से ये नारा जनता को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कोरोना के खिलाफ इस जंग में खड़ा करेगा और उस चुनौती से पार पाने के लिए हमारा देश मजबूती से सामना करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत जी, आपने धन्यवाद। जय कोरोना योद्धा। तो ये हमारे साथ थे पंजाब के एक्स डीजीपी शशिकांत जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने अगर जितनी भी बार अपील की है तो उसका एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक समर्थन पूरे देश के अंदर से देखने को मिला है। और इस वक्त दरकार है तो वो है एक नए अपील की, नए एक नारे की, जो नारा उस वक्त दिया गया था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था और शास्त्री जी की सरकार ने और शास्त्री जी की तरफ से जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, अब जय कोरोना योद्धा का एक नारा देने की ज़रूरत है। और ये किसी कैटेगराइज वे में नहीं रोकना है, इसमें हर व्यक्ति कोरोना योद्धा है और उसे अपनी तरफ से जंग में शामिल होना है और कोरोना को हराना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये नारा जनता तक पहुँचे और जनता अपनी इस गंभीरता के साथ इस चीज़ को समझते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम वो चीज़ें जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं कोरोना से इस जंग में, कोरोना के खिलाफ इस जंग में, वो ज़रूर जो है जारी रहेगी। इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज़ के साथ। नमस्कार।